हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये लेक्चर नंबर है 11th। ओके, अब तक की हमने जितने भी 1 से लगा के और 10 तक का लेक्चर लिया है, इसमें हमने टेंस को पूर्ण रूप से जाना और टेंस की हर एक बारीकियों को समझा, हर एक बारीकियों को परखा और स्मूथली सीखते हुए चले आ रहे हैं इस टेंस को। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली अब आपके सामने 2 ही लेक्चर्स ऐसे बचे हुए हैं जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डील करना है और उसके बाद ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डील करना है। अगर हम एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का तो ज़्यादा रूल नहीं रहता है पूरी इंग्लिश में, लेकिन हाँ अगर पूछ दिया तो फिर हम क्या ही करेंगे। इसके लिए हमें बहुत ही जोरों तोरों से तैयार होना है। बोलते हैं ना इंग्लिश में एक इडियम्स होती है, ग्रिड ऑफ द लॉयन, किसी कार्य को करने के लिए कमर कस के तैयार रहना, तो हमें वही होना है। ओके, और साथ ही साथ मैं इसके लिए साथ ही साथ क्लास 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूं, स्टूडेंट्स भले ही मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस भले ही डीपली है, पर यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ आपको समझ ना आए। अगर आप थोड़ा सा पे अटेंशन करते हैं, अटेंशन पे करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखते हैं, तो सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी और आपको कहीं से कुछ भी चीज़ की कंटेंट्स में कमी नहीं रह जाएगा। ओके, इसीलिए आप प्लीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इन वीडियोस को। अगर पसंद आए तो फोर्स नहीं करना है मुझे कि नहीं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ ज़रूर आप इसको शेयर करो, लाइक करो और ना चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। ओके, क्योंकि इंग्लिश में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको इस चैनल पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, और थॉरली करूँगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 1 रुपया भी नहीं लेना है किसी से। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर को हमने जाना ही कि क्या होता है फ्यूचर। ओके, मैंने बताया था पहले की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में फ्यूचर के, कि आने वाले समय को ही फ्यूचर से निर्देशित किया जाता है, यानी कि भविष्यकाल, इंग्लिश में फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो वो क्या होता है? विल अब्लिश शैल। क्या? विल अब्लिश शैल प्लस हैव, विल अब्लिश शैल प्लस हैव। विल अब्लिश शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये हैव कौन सा फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अगर हम हैज, हैव या हैड की बात करें तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आप सभी को। ओके, कि हैज अबली, हैव अबली, हैड के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और दुनिया में किसी भी मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैव के बाद कौन सा फॉर्म आता है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? विल अब्लिश शैल प्लस हैव प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होता है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि हम कब विल का यूज करें और कब शैल का यूज करें तो प्लीज इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो के बीच में मैंने बताया है कि कहाँ पे विल का यूज करते हैं और कहाँ पे शैल का यूज करते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस होते हैं और यह सिचुएशन होता है जहाँ पे विल अब्लिश शैल का इंटरचेंजेबली यूज होने लगता है और इनकी मीनिंग में क्या ही परिवर्तन होता है। ओके, तो ये तो रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कब करेंगे? तो फ्यूचर में जब कोई एक्शन हो चुका होगा और इसके साथ ही साथ जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, इनका यूज ना स्टूडेंट्स कभी भी अकेले नहीं होता स्टेटमेंट्स में या सेंटेंसेस में। ओके, ये किसी ना किसी टेंसेस के साथ आते हैं, किसी ना किसी टेंसेस के साथ मिलके आते हैं। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वो भी सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं आता। हाँ, अकेला तभी आता है जब टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब
टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो एक्शन इम्पोर्टेंट होता है। और वहाँ पे भी ना रिसेंटली, लिटली, बाय नाउ, अप टिल नाउ, ऑलरेडी, येट, सो फॉर, इन तरीके के एडवर्ब ऑफ टाइम का भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अगर आप हिंदी में ना कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, हेल्पिंग वर्ब। और होता है क्या है, विल ओनली शैल प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। ओके, बहुतों के द्वारा ये बताया जाता है, बहुत टीचर्स के द्वारा ये बताया जाता है, खास करके ग्रामीण इलाकों में पढ़ाने वाले टीचर्स यही बताते हैं कि वह वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे तथा आदि शब्द आता है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्लीज़ आप सभी से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरीके की हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश को ना सीखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सीख रहे हो तो आने वाले फ्यूचर में इतनी ऑब्स्टिकल आपके सामने उभर के आएंगे कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रक्चर रट लेने से इंग्लिश नहीं आता। ओके, स्ट्रक्चर रट लेने से कि सब्जेक्ट प्लस विल ओनली शैल प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप, अगर हमने जान लिया तो हम सेंटेंस हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सिचुएशनल होता है यार, उसको एक एक चीज़ों को समझना पड़ता है। ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ओनली शैल, ओके, प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस फुल स्टॉप। इसके अलावा होता है नेगेटिव, जब हम बनाने लगते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल ओनली शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जब आपको पता ही है कि जब इस सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले विल ओनली शैल यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो विल ओनली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ क्यों करें, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने इस सेंटेंस को कैसा बनाया है, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, विल ओनली शैल। अब भी इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने लगे, इज इट शोइंग ऑन द स्क्रीन ना, ओके। उसके बाद अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के एंड में क्या आएगा, यानी कि अंत में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव ऑफ द डब्ल्यू फैमिली का बनाएंगे तो वो तो होगा ही, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विल ओनली शैल प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओके। ये शायद तो स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, इसी की वजह से मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ स्टूडेंट्स, और आगे ना इसको एवं की स्ट्रक्चर्स को वाइप आउट करके और चीज़ों को फिर से लिखेंगे। ओके, ये फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द सेकेंड नंबर, ओके, एंड थर्ड वन, दिस वन इज द थर्ड वन। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो टर्मिनल बोलेंगे, या क्या बोल देंगे टर्मिनल के अलावा उसको बोलते हैं फुल स्टॉप, या पीरियड भी बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। इस बिंदु पे मत जाओ आप, इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक तो फुल स्टॉप, क्या फुल स्टॉप, उसको आप क्या बोलोगे, पीरियड बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे, जो टर्मिनल बोलोगे, क्या टर्मिनल, क्योंकि वो सेंटेंस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसकी वजह से इसको कितने नामों से जानेंगे, 3 नामों से जानेंगे। आपको जो बेस्ट लगता है वो प्रोनाउंस करने में आप उसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, साथ ही साथ नेगेटिव बनाने के लिए विल ओनली शैल के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, नॉट, और नॉट के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी के अलावा सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, विल ओनली शैल, उसके बाद हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप ना हो कि क्या होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों, क्योंकि हमने सेंटेंस के शुरू में क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब, और जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो वो कैसा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव होगा। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव होगा। और इंटरोगेटिव ना 2 तरीके के होते हैं, 2 इंडेड होते हैं उसके, कौन सा, तो एक तो क्लोज होगा,
एक तो क्या होगा, क्लोज होगा, और दूसरा क्या होगा, ओपन होगा। अभी हम आने वाले कुछ ही पलों में जानेंगे कि क्लोज एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो तभी जाके आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे 4th नंबर स्ट्रक्चर है वी लवली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, नेक्स्ट है, जब हमारा सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यूली एज फैमिली से होती है तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी लवली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि डब्ल्यूएस फैमिली, ये तो 4th नंबर, ये तो 5th नंबर स्ट्रक्चर रहा ना, 6th नंबर होगा डब्ल्यू केस प्लस वी लवली शैल, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर था। जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, और सेंटेंस हिंट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से। लेकिन जब डब्ल्यूएस फैमिली की बात करते हैं, किसकी, जब डब्ल्यूएस फैमिली की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले वी लवली शैल आएगा, उसके पहले भी ना डब्ल्यू केस आएगा। ओके, इसके अलावा सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाने के उद्देश्य से ही यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के उद्देश्य से ये सारी चीजें वही रहेंगी और सब्जेक्ट के बाद क्या आने लगेगा, नॉट आने लगेगा। तो सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। कैसी टाइप्स की, तो ओपन एंडेड की। कैसी, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हमेशा ही सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू केस वर्ड से होता है। अब तो हमने ना प्रेजेंट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अभी तक केवल हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और इसके हेल्पिंग वर्ब को जाना। ओके, और इससे पहले से ही हमें क्या पता है कि विल का यूज करें कब और शैल का यूज करें कब और कैसे, और ओके कौन से सब्जेक्ट्स के साथ। अब हम बात करते हैं कि इनका यूज होता कहाँ है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप कि आप अपने नोट्स पे इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स है। ओके, लेट्स सी डियर व्यूअर्स। ओके, सब्जेक्ट होगा, मैंने बताया क्या, वी लवली शैल होगा। ओके, वी लवली शैल होगा, उसके बाद हैव होगा, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड के बाद हमारे सामने क्या देखने को मिल सकता है, तो मिलेगा क्या, ऑलरेडी, क्या ऑलरेडी, या आपको मिलेगा क्या, लेटली, या आपको मिलेगा रिसेंटली, क्या रिसेंटली, या आपको मिलेगा अप टिल नाउ, अप टिल नाउ। ओके, अप टू द मोमेंट आपको मिल सकता है, अप टू द मोमेंट। ओके, या आपको क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है येट। ओके, आपको मिल सकता है सो फॉर। ओके, आपको मिल सकता है बाय द टाइम, बाय द टाइम। ओके, या आपको मिल सकता है क्या, बाय नाउ। ओके, इस तरीके के वर्ड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, परफेक्ट टेंसेस में। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी साथ ही साथ मिलेगा। तो ये जितनी भी टेंस हमारे वर्ड्स हमारे सामने दिख रही है, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, बिफोर, क्या बिफोर। तो ये जितनी भी वर्ड्स हमारे सामने दिख रहे हैं, ये इनको इंग्लिश में कई बार क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके आ जाने से ये पता लग जाता है कि ये टेंस कौन सा है, तो परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा कि कौन सा है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है या पास्ट है। ओके, और इनको साथ ही साथ में बता दूं कि क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे
करेंगे कि ये वर्ड्स तो आ गए, तो कुछ हिंदी से भी रिलेट कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि जब मैं वहाँ जाऊँगा वो खाना खा चुका होगा। बाय द टाइम आई गो देयर ही विल हैव इटन, ही विल हैव इटन। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है बिफोर वर्ड, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बिफोर। नेक्स्ट कुछ हिंदी के एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि जब तक ठंड आएगा, जब तक ठंड आएगा मैं स्वेटर खरीद चुका हूँगा। क्योंकि अभी तो ये सिचुएशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? तो ये सिचुएशनल सेंटेंस है। यहाँ पे सपोजिशन कर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इमेजिनेशन किया जा रहा है। जब कभी भी इमेजिनेशन किया जाता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, भविष्यवाणी कर रहे होते कि ऐसा, जब मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, हो चुका होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना आता है। एक तो क्या पहले आएगा फ्यूचर परफेक्ट, क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि आई विल हैव परचेज्ड स्वेटर बिफोर द विंटर कम्स, बिफोर द विंटर कम्स आई विल हैव परचेज्ड स्वेटर्स। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं ये आएंगे। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं, तीन सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। तो लेट्स सी। देखो पहले क्या होगा, पहले क्या हम लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। क्या लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फुल स्टॉप। जहां पे ये फ्यूचर परफेक्ट को हम कौन सा एक्शन का नाम देंगे? तो फर्स्ट एक्शन। कौन सा एक्शन? फर्स्ट एक्शन। ये फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्शन। क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्शन। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट वो हो चुका होगा, उसके बाद ये क्रिया होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए इसको सेकेंड एक्शन बोला जाता है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? सब्सक्वेंट। क्या? सब्सक्वेंट एक्शन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ओके, इसको फर्स्ट एक्शन के अलावा हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन। ओके, तो इनको ना स्टूडेंट्स दो नामों से जाना जाता है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज तोड़े, थोड़ा डिटेल में जाएं, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म अब्लिक वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। वही तो लिखेंगे ना। इसके अलावा एक मैंने क्या आपको वर्ड बताया था? बाय द टाइम। क्या बताया था? बाय द टाइम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर परफेक्ट। क्या? फ्यूचर परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप, प्लस क्या? फुल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पे बाय द टाइम का अर्थ क्या होता है? जब तक। यहाँ पे बाय द टाइम का अर्थ क्या है? जब तक। जैसे कि मैं बोलूँ, जब तक मैं स्टेशन जाऊँगा ट्रेन खुल चुकी होगी, यानी बाय द टाइम आई गो टू द स्टेशन द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। क्या? बाय द टाइम आई गो टू द स्टेशन द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। तो वहाँ पे एक एक्शन के होने से पहले ही दूसरा हो चुका होगा। ओके, यानी कि कभी भी इंग्लिश में कोई क्रिया के होने से पहले ही कोई क्रिया हो चुकी होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें यूज करना होता है ये सेकेंड स्ट्रक्चर को। और ये सेकेंड स्ट्रक्चर पे धमाकेदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, by the time she will go to the college, to school, comma, her
her boyfriend will have gun there। ओके, इस स्टेटमेंट में एक त्रुटि है। क्या है? एक त्रुटि, एक एरर है। अगर एरर नहीं होता तो हम इसको नो एरर पे मार्क कर लेते। मैंने क्या बताया? बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर परफेक्ट। मैंने कॉमा का तो यूज किया है, चलो यहाँ तक तो सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन जैसे ही बाय द टाइम के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हेल्पिंग वर्ब विल। और हेल्पिंग वर्ब विल का तो यूज कहाँ पे करते हैं? और हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कहाँ पे करते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। तो ये गो तो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? गोज में। अब ये सिंगुलर हुआ तो अब ये करेक्ट हुआ, और ये भी क्या था? रॉन्ग था। यानी कि बाय द टाइम शी गोज टू स्कूल, जब तक वो स्कूल जाएगी उसका बॉयफ्रेंड स्कूल जा चुका हो, वहाँ जा चुका होगा। यानी कि हर बॉयफ्रेंड विल हैव गन देयर। सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो में ये मुझे नहीं लगता कि ये निचली वाली लाइन आ रही होगी, तो प्लीज़ आप इसको सुन लेंगे और अपने नोट पे लिख लेंगे। हर बॉयफ्रेंड विल हैव गन देयर, यहाँ पे क्या है? हैव गन देयर, अपने नोट पे लिख लेंगे। और यहाँ पे कोई एरर नहीं है, फॉल्टलेस है, ये रिप्रोचलेस है। ओके, नेक्स्ट। आई होप कि ये अपने इस स्ट्रक्चर को लिख लिया होगा। ये और दोनों ही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, इसके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये सेकंड एक्शन है, यानी कि सब्सिक्वेंट एक्शन है। और कॉमा के बाद जो ये फ्यूचर परफेक्ट है ना, ये फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है। इस स्ट्रक्चर को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होने की वजह से ही फ्यूचर में ही ये यूज होता है। इसलिए ये मेरा मैं कंपेल्ड हो गया, ये मेरी कंपल्सन थी, ये मेरे लिए ऑब्लिगेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि मैं इसको बताऊं। ओके, सो नेक्स्ट आगे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और सारी चीज़ों को वन बाय वन जान लेते हैं। ओके, अब तक के लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत ही स्मूथली पढ़ लिया, सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए, इनकी क्या क्या यूसेस होते हैं उनको भी पढ़ लिया। और अगर मैं इस एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हमेशा ही कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। क्या होगा? इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होता है। मैंने क्यों इमेजिनरी बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इमेजिन किया जाता है। और इमेजिन कैसे किया जाता है? जैसे कि जब उसका हस्बैंड आएगा, वह बहुत और चीज़ों प्रिपेयर कर चुकी होगी। जब उसके पति आएंगे तो अपने पति के लिए बहुत सारी चीज़ों को बना चुकी होगी। तो यहाँ पे ना ही तो वो आए हैं और ना ही उसने बनाई है, बट ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, इसना ऐसा सपोज किया जा रहा है कि वो ऐसा होगा। जब वो आएंगे तो वो ये चीज़ें करेगी, तो ऐसा सपोजिशन ही है। ओके, और सपोजिशनल सेंटेंसेस के लिए ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। सो आई होप कि अभी तक के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप करें और स्मूथली ही इधर से आंसर जाएगा।
कि अभी तक के लेक्चर में मैंने अभी 3 ही एग्जाम्पल लिया है, 1, 2 और 3, ये फर्स्ट सेकेंड और ओके। पहला है सी शैल हैव गन देयर बाय नाउ, अब तक वो जा चुकी होगी। आपको पता है कि सेकेंड पर्सन के, किसके, सेकेंड पर्सन के या थर्ड पर्सन के साथ हमें कौन सी नॉर्मल सेंटेंसेस में या जनरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है, विल का यूज़ करना होता है। किसके साथ हम जाते हैं, विल के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे हम शैल को क्या करेंगे, विल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जाके सेंटेंस में क्या बना, नो एरर, यानी कि कोई गलती नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ओके, सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर है दे विल हैव हैड अ पीस ऑफ केक। जब कभी भी हैड वर्ड का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में तो हैड के ना 2 मीनिंग होते हैं। क्या, इज इट विजिबल ना, इज इट विजिबल ना हियर, इजंट इट, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब कभी भी हैव का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में तो इसके 2 तरीके होते हैं यूज करने के। एक तो स्टेटिव वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, कौन से वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा ना एक्शनल वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। क्या, एक्शनल वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। जब एक्शनल वर्ब होता है ये हैव, तो इसका यूज 3 तरीके से करेंगे। कौन कौन से, पहला कि इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। कौन से, इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, ओके, एंटरटेनमेंट आप देख लेंगे। ओके, उसके बाद हम ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ईटिंग के या हैविंग के, हैविंग या ड्रिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, या जब हम कहीं पे पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे भी हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का अर्थ क्या है, खाना। क्या करना, ईटिंग या ड्रिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम केक को क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने की वजह से यहाँ पे भी एक्शनल वर्ब हो गया, और जब एक्शनल वर्ब हो गया तो इसका यहाँ पे अर्थ है क्या, खाना। और खाना के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो हैव का ये हैव वर्ड है ना, तो हैव ये वर्ड है ना, इसके 3, 4, 5 फॉर्म्स होते हैं। एक तो हैव ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, हैड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म, और हैज वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म। तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया। कहाँ पे, यहाँ पे ना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। ओके ओके, नेक्स्ट है ऑल माई स्टूडेंट्स। ऑल एवं बोथ, क्या, ऑल एवं बोथ के बाद ही किसी भी पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है। तो ये माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। और नाउन को कौन डिसाइड करेगा, तो ऑल, क्योंकि ऑल एक ऐसा इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है जो अपने बाद अगर वो काउंटेबल नाउन अगर आप काउंटेबल नाउन उसके पहले रख रहे हैं तो वो नाउन प्लूरल होगा। लेकिन अगर ऑल शब्द के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो वो नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा। ओके, तो ये प्लूरल, ये काउंटेबल होने की वजह से हम इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट नहीं लिख सकते, स्टूडेंट्स लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने कुछ ही समय पहले बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पास कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ईडी लगाना पड़ेगा ना, तो अब जाके ये पास्ट हुआ, तो ये ग्रामेटिकली क्या हुआ, करेक्ट हुआ। और किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो एग्जामिनेशंस को। ओके, नेक्स्ट अभी जाके स्टेटमेंट सही हुआ, और इसके बारे में कहा है कि एग्जामिनेशंस, और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, कॉमा है बिफोर सी अपीयर्स एट द एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये बिफोर है। ओके, बिफोर के बाद हमने क्या यूज़ किया, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एप्लीकेस क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एस, किसमें, अपीयर में, तो अपीयर्स हुआ तो सिंगुलर हुआ, तो इसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, तो यहाँ तक तो ये करेक्ट है। और अपीयर के साथ जब प्रपोजिशन ऐड का यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है क्या, कहीं जगहों पे पार्टिसिपेट करना, और स्पेशली कहीं एग्जाम्स वगैरह में। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि देयर अपीयर्स टू बी अ किंग, सी अपीयर्स टू बी किंग, क्वीन, सी अपीयर्स टू बी अ क्वीन, वो ऐसा प्रतीत होती है मानो वो एक क्वीन है।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपीयर का अर्थ क्या है? प्रकट होना। क्या होना? प्रकट होना। लेकिन यहाँ पे ये अपीयर का अर्थ प्रकट होना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हो गई हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने पढ़ ही लिया, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने के बाद हमारे सामने आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब भी कुछ ही समय पहले कुछ समय बाद अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डील कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और उससे पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ना सब्सक्राइब करें। So bye-bye, take care during this COVID-19. Save yourself as well as your family. So bye-bye and take care.